सिमेज में ये 14वां वर्ष है जब सरस्वती पूजा का आयोजन सिमेज में हो रहा है। मेरी आवाज़ साफ साफ आ रही है कि? हाँ, तो 14th ईयर है। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ तुम लोगों में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तुम लोगों का पहला वर्ष है और पूरा आयोजन तुम लोगों ने अपने स्तर से किया है। और जो एक तुम्हें सिमेज की परंपरा के बारे में जानकारी मिली, उसके अनुसार तुमने अपने आयोजन को उसी अनुसार डिज़ाइन किया, सोशल प्रोजेक्ट को शामिल किया। जो तुम्हारे कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो देशभक्ति से सराबोर हैं और बहुत सुंदर तरीके से तुम लोगों ने मूर्ति की स्थापना करी, माँ की प्रतिमा की स्थापना करी। और नीचे जो बच्चियाँ भजन गा रही थी, बहुत सुंदर भजन गा रही थी। मुझे बचपन के अपने वो दिन याद आ गए थे जब हम लोग सोचते थे कि जब हम लोग इस तरह से भजन गाएंगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी, एग्जाम में नंबर ज़्यादा आ जाएगा। कि माँ शारदे तू कहाँ वीणा बजा रही है, किस पंजुगान में तू जग को लुभा रही है, हम दीन बालक कब से तुझको पुकार रहे हैं। मतलब हमको लगता था कि भगवान सरस्वती माँ कुछ सुनेगी तो कुछ नंबर बढ़ा देगी, लेकिन शायद बढ़ाती होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम आज कुछ समय अपनी विद्या के लिए, अपनी साधना के लिए समर्पित करो। हम लोग बचपन में क्या करते थे, किताब सारा रख देते थे मूर्ति के सामने कि लो अब आपके पास रख दिए, आज तो पढ़ाई करना नहीं है, आज तो सारी किताब माँ के पास रख दी है, वही पढ़ लेंगे। अरे वो तो खुद ज्ञान की देवी है, उनको वो तो ज्ञान देती हैं। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि सरस्वती पूजा के दिन कुछ किताब तुमको एक इशू कराना होगा लाइब्रेरी से। आज लाइब्रेरी का रजिस्टर खाली ना हो, आज लाइब्रेरी रजिस्टर पे कई सारे बच्चों के नाम चढ़े, तो आज तुम लोग एक एक किताब, मेनका मैम है यहाँ पर, तो आज मेनका मैम के पास तुम लोग सब जाओ और खोज करके उस सब्जेक्ट की किताब उठाओ जिसको तुम लोग बहुत दिन से टाल रहे थे। और नहीं तो कोई उपन्यास ले लो, कोई कहानी ले लो, समझ रहे हो। आज एक किताब जरूर इशू करवाओ और कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मेरे कहने पर सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ लेना, ये तो ज़्यादा नहीं है। तुम लोग में से मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, जो ह्यूमन रिसोर्स का, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट का, जो भी लीडरशिप का तुमको जो भी किताब पढ़नी थी, अकाउंट्स की, ऑडिट, टैक्स, कुछ भी पढ़ना था, कोई एक किताब आज जरूर इशू कराओ और एक पैराग्राफ आज जरूर पढ़ना। वही असली प्रार्थना होगी, वो डायरेक्ट प्रेयर है, डायरेक्ट एक्शन वहाँ पर है। वही तरीका है माँ को पूजा करने का। बाकी जितना मक्को बैर चढ़ा दो, माँ बहुत प्रसन्न नहीं होगी। और जितनी ज़्यादा तुम साधना करोगी पुस्तक के साथ, वहाँ उतनी प्रसन्नता होगी। और वही विद्या छूट रही है, वही मतलब कल मैंने वीडियो देखा तुम लोग का, सरस्वती माता की जय जय, सरस्वती माता की जय जय, पूरा बढ़िया से वीडियो डाला हुआ था। बच्चे लोग मूर्ति स्थापना कर रहे थे, तो वो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब तुम लोग कॉलेज में आ गए हो, तो अब तो थोड़ा सा तुम लोग को ये भी सोचना होगा कि माँ कैसे प्रसन्न होगी। खैर, मैं तुम लोगों के बीच तुम्हारा परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे अभिभावक आज यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं और तुम्हारी मेहनत को ये अप्रिशिएट करते हैं। तुमको अपना आशीर्वाद देने के उद्देश्य से आए हैं यहाँ। मैं सबसे पहले स्वागत करूँगा तुम्हारे बीच, हमारे बीच जो आए हैं श्री राधेश्याम बंसल जी का। जोरदार ताली आप लोग बजाएं एक बार। अभिभावक मैं इनको इसलिए भी मानता हूँ कि अभिभावक के स्वरूप, अभिभावक के रूप में इन्होंने सिमेज संस्थान को भी अपना आशीर्वाद दिया। और आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व, 18 साल हो गए होंगे सर, 18 वर्ष पूर्व इनसे इनका कार्यालय मैंने किराए पे लिया था। कुलड़िया कॉम्प्लेक्स में एक इनके पास बहुत बड़ा कार्यालय था, उसमें से थोड़ी सी जगह मैंने इनसे, थोड़ी सी मतलब इस मंच से वहाँ तक की जगह, इतनी जगह रही होगी जो मैंने इनसे किराए पे ली थी। और इन्होंने मुझ पर विश्वास करके किराए पे दिया कि इनको डर लगा होगा कि किराया दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा, हाँ, लेकिन इन्होंने मुझे भरोसा करके अपनी जगह दी। और
इनसे बहुत स्नेह मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और कभी मैं इनको आमंत्रित करूंगा तुम्हारी क्लासरूम में एक शिक्षक के रूप में, और इनसे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। जिस तरह से ये अपने व्यापार का प्रबंधन करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से जीवन का प्रबंधन इनसे आप सीख सकते हो। और मुझे लगता है कि मेरे इस अनुरोध को राधेश्याम जी स्वीकार करेंगे। और ये अभी वन बंधु परिषद एक संस्था है, उसके संग बहुत जुड़े हुए हैं, जिसमें आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। और लगभग 60,000 एकल विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिसका संचालन की जिम्मेवारी ये अपने से संभालते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि किस तरीके से एकल विद्यालयों के माध्यम से जो ग्रामीण में जो सुदूर इलाके हैं, जो बिल्कुल वनवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पर वनवासियों के बीच में शिक्षा की अलग किस तरह से जगाई जा सके। तो अपना व्यापार को भी देखना, लोगों को रोजगार भी देना, सरकार को टैक्स भी देना, और दवा का बहुत बड़ा कारोबार है, तो मरीजों को समय पर सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सके, इसका भी पूरा प्रयोजन करना। और जो आदिवासी बच्चे हैं उनको शिक्षा सुलभ मिल सके, निःशुल्क शिक्षा मिल सके, इसके लिए एकल विद्यालय चलाना। तो ये सारा कुछ इनके प्रयोजन से हो रहा है, इसलिए इनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार बच्चों के बीच में आए। ये एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आजादी के अमृत महोत्सव की दुशाला ये बांका का हैंडमेड है, सम्मानित करते हुए ये प्यार है। हमको तो आप आशीर्वाद एक लाइन हाँ। जी। नीरज जी ने जितना बताया इतना तो नहीं है, लेकिन हाँ, सीमेज ये विद्या का मंदिर, जिस दिन ये 18 साल पहले आए थे, इन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने किराए पर मकान चाहिए, इन्होंने कहा कि एक विद्या का मंदिर खोलना है। हमने यही कहा कि आप खोलिए, किराए की बात आती कहाँ है। आज वही बीज इन्होंने जो बोया था ये बड़ा वृक्ष हो गया है, और हम लोग ये देख के बहुत ही खुश हैं कि नीरज ने जो किया वो बहुत बड़ा, हम लोग का नाम बड़ा किया, अपने पूरी फैमिली का, पूरे समाज का, बिहार का और हिंदुस्तान का। इनके बच्चे कहीं बाहर दिल्ली तक नज़र आते हैं हमको। मैं सब जगह ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ कोई न कोई बच्चा नज़र आता है। हर मेट्रो शहर में। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी बुलाने के लिए। थैंक यू सर। हमारे दूसरे गेस्ट हैं आज, जो आपके कार्यक्रम को देखने के लिए, आपकी तैयारी को देखने के लिए आए हैं आपके बीच, श्री महेश जलान जी। और श्री महेश जलान जी जो हैं, ये युवा अवस्था से ही एक कार्यकर्ता के रूप में समाज में युवाओं के बीच शिक्षा की अलग जगाने को लगे हुए हैं। बिहार का शायद ही ऐसा कोई जिला, तो खैर मैं बहुत दूर की बात कहूँगा, शायद ही ऐसा कोई ब्लॉक होगा जहाँ महेश जी नहीं गए होंगे, और वहाँ जा कर के युवाओं के बीच कार्यक्रम करना और समाज में लोगों को जोड़ना, उनके दुख सुख को सुनना और उनकी बातों को आगे, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो हमारे समाज में जो अलग अलग समय के साथ कुछ ऐसे रिवाज आ गए जिनको बदलने की ज़रूरत है, इन सब विषयों को उठाना, और जो समाज में जो दुख तकलीफ है उनके दुख को कम करने के लिए, उनकी बातों को, उनकी आवाज़ को उठाने का काम करना, ये इनका काम रहा है। और अभी वर्तमान में ये बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, लगातार भ्रमण करते रहते हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग और शहरों में इनके कई सारे कार्यक्रम होते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं, और मैं चाहूँगा कि मंच पर आए, यहाँ पर आए और आप लोगों को दो शब्दों के साथ ये उत्साहित करें। बोलिए मेरे साथ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। ये देशभक्ति का बुखार होता है जो साल में 2 बार हमें आता है, एक बार 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। और ये बहुत देर नहीं रहता है, 2-4 घंटे बाद शाम होते होते झंडे के साथ ये भी उतर जाता है। लेकिन हमें
ऋणी होना चाहिए उस देश का, उस समाज का, उस राज्य का जिसके बीच में हम रहते हैं, जिससे हमें शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, रोजगार, व्यापार सभी कुछ मिलता है। उस समाज के प्रति हमारा बहुत बड़ा कर्ज होता है। हमें पढ़ाया ही जाता है कि हम माता पिता और गुरु के कर्जदार हैं, लेकिन चौथा जो बहुत बड़ा कर्ज होता है हमारा समाज का होता है, सोसाइटी का होता है। इसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं। सीमेज के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, आज पहली बार यहाँ आने का मौका मिला और ये देखकर मुझे ये सुखद आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ एक चरित्रवान नागरिक, एक जिम्मेदार सिटीजन बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। CSR के अंतर्गत इतने अच्छे अच्छे काम यहाँ पर हो रहे हैं, आपको सिखाए और दिखाए जा रहे हैं, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज पैसा कमाने के लिए लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप ज्ञान के लिए पढ़ेंगे तो पैसा अपने आप आपके पीछे पीछे चला जाएगा। सीमेज की इस परंपरा को, इस गौरवशाली इनकी जो ऊर्जात्मक व्यवस्था है, इसको आप बनाए रख रहे हैं, इसके आप सहभागी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में मेरे एक तीसरे अभिभावक भी आए हैं। ये पूर्व में भी सीमेज में आ चुके हैं, लेकिन इस शाखा में पहली बार आए हैं और न्यायिक सेवा से जुड़े हुए एक आज के कार्यक्रम में जज बने, लेकिन वैसे भी ये जज ही हैं। तो दरभंगा कोर्ट और किशनगंज और कटिहार में डिस्ट्रिक्ट जज की भूमिका निभा चुके, बिहार वैट ट्रिब्यूनल में चेयरमैन की भूमिका निभा चुके और जुडिशियल एकेडमी में डायरेक्टर हैं, बिहार जुडिशियल एकेडमी, जहां जजेस को ट्रेनिंग दी जाती है। तो बिहार की न्यायिक व्यवस्था कैसी हो, जो हमारे जो नए न्यायाधीश हैं वो लोगों के संग न्याय कर सकें, उनको जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और अभी जब मैं इनके साथ बगल में बैठा था, आपके परफॉर्मेंस को ये बड़े गौर से सुन रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि नीरज, इस बच्ची को जरा सा गौर करना, इसके परफॉर्मेंस को देखना, ये आगे जाके और अच्छा कर सकती है, इसको थोड़ा सा मॉनिटर करना। तो इतनी बारीक नज़र रखते हैं श्री रमेश रतेरिया जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। ये अब जीवन के इस मुकाम पे आके इनके मन में एक ही विचार आता है कि कैसे नई पीढ़ी को कुछ दिया जाए, कैसे कुछ इतना दे दिया जाए कि नई पीढ़ी को मैं अपना वो सौंप दूं जो मेरे को ईश्वर ने कृपा दी है। इसी विचार से ये लोग उत्प्रोत हैं, ये तुम्हारे बीच सिर्फ देने की भावना से आते हैं। जोरदार स्वागत करो बच्चे। मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ बच्चे यहाँ ऐसे हैं जिनको संविधान की प्रस्तावना याद है। मैं पूरी संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहा हूँ, एक एक शब्द को पढ़ रहा हूँ। कृपया आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, Constitution of India. preamble, we We, the people of India, the people of India, having solemnly resolved having finally resolved to constitute India constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, both social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. and unity of and integrity of the nation,
in our Constituent Assembly this 26th January, This 26th January, this 26th day of November, this 26th day of November, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. आप लोगों में से कोई विद्यार्थी मुझे बता सकेगा कि गणतंत्र क्या होता है और जनतंत्र क्या होता है? दो सत्ताएं हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी। इन दोनों में क्या अंतर है? कोई बताएगा? जनतंत्र का मतलब यह हुआ कि हम लोगों का जो शासन करेगा वह हम ही लोगों के द्वारा चुना जाएगा। पर गणतंत्र का मतलब हुआ कि हमारे देश का जो प्रतीक, जो सर्वोच्च प्रतीक होगा, संविधान है, वह चुना हुआ होगा, परंपरागत वंशानुगत नहीं होगा। हमारा राष्ट्रपति जो है वह हमारे जनतंत्र का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। वह जो है वह चुना हुआ होगा, गणतंत्र, रिपब्लिक। जैसे इंग्लैंड में रिपब्लिक नहीं है, क्यों नहीं है? इंग्लैंड में रिपब्लिक नहीं है, एनीवे मोनार्की है वहाँ का, कि राजा या रानी चुना हुआ नहीं है। जापान में नहीं है, और हमारे यहाँ राष्ट्रपति जब भी होंगे तो चुने हुए होंगे। और इसलिए आज हम सबको उसी जनतंत्र और गणतंत्र के लिए अपने आप को समर्पित करना है। और मुझे खुशी है कि आप लोगों के बीच श्री नीरज सर हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर, आप लोगों के प्रति निष्ठावान टीचर, आप लोगों के बीच निष्ठावान टीचर हैं। आज नीरज सर ने मुझे खरीद लिया, तब जबकि इन्होंने इस संविधान में लिखे हुए एक शब्द, सेकुलर शब्द का विशेष रूप से सम्मान रखा। मैं समझता हूँ कि आप सभी इसी प्रस्तावना के जो भाव हैं उसकी सुरक्षा करेंगे। आप सबको बहुत मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ फ्रीडम फाइट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। गांधी जी ने उनको पत्र तक लिखे कई बार। और जब कोई कहता है कि गांधी जी के चरखे से इस देश में आज़ादी नहीं आई, तो वैसे मूर्खों को क्या जवाब दिया जाए? गांधी जी के चरखे ने जिस तरह से इस देश को जोड़ा, वो काम तो शायद ही कोई दूसरी ताकत कर पाती। इस पूरे देश को एक धागे से जोड़ने का काम जो महात्मा गांधी ने किया, और देश के गरीब गुरबों को, किसानों को, मजदूरों को, गांव के सबसे जो कहते ना, जो गांधी जी कहते थे कि विकास की दौड़ का जो सबसे पीछे रह गया, सबसे अंतिम व्यक्ति, जिस तरह से गांधी ने सबको जोड़ा। और अगर भारत को इकट्ठा करके, एकजुट करके खड़ा किया एक ताकत के रूप में, तो वो काम महात्मा गांधी ने किया। और अगर किसी ताकत को अंग्रेज दबा नहीं पा रहे थे, कुचल नहीं पा रहे थे, चूंकि वो शक्ति उन्होंने इस तरह की खड़ा कर दी देश के अंदर। आज भी पूरी दुनिया कहती है कि अहिंसा की जो ताकत है वो हिंसा में नहीं है। आप हिंसा करके विजय नहीं पा सकते थे, लेकिन अहिंसा के साथ आज भी कोई आंदोलन होता है तो सरकारें ये चाहती हैं कि आंदोलन में हिंसा हो जाए, ताकि आंदोलन को तुरंत से दबा दिया जाए। और अगर आंदोलन अहिंसा के रास्ते में होता है तो मुश्किल हो जाता है उसको दबाना। ये तो गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, दबाएं तो कैसे दबाएं, हटाएं तो कैसे हटाएं। थोड़ा सा अहिंसा करवा दो वहां पर, बम फटवा दो वहां पर, तुरंत सबको भगा देंगे, तुरंत लाठीचार्ज करवा देंगे। लेकिन गांधी के रास्ते पे क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे आप? तो गांधी जी को जो लोग कमजोर समझते हैं, उनसे ज्यादा मजबूत व्यक्ति तो कोई दिखा नहीं। जब जज के लिए मुश्किल हो गया उनको जेल में रखना, और जब उनको बेल दे रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम बेल नहीं लेंगे। जब बोल रहे हैं कि 100 रुपए दे दो, बोले नहीं देंगे। बोले 1 रुपए दे दो, बोले नहीं देंगे। बोला फ्री में बेल ले लो, बोला वो भी नहीं लेंगे। तुम मुझे बाइज्जत बरी करो तब हम छूटेंगे। तो बोला ठीक है, बाइज्जती बरी कर, क्योंकि हम जेल में डालेंगे तो आंदोलन और बढ़ जाएगा।
तो महात्मा गांधी को आप अगर इस देश के लिए नहीं, वो इस दुनिया के लिए माना गया है कि भाई वो एक ऐसी फोर्स थी जिस फोर्स ने दुनिया को एक राह दिखाई है। और ये दुनिया जो है वो एक आंख के बदले दूसरी आंख लेकर के जो है ये दुनिया अंधी हो जाएगी। तो अगर गांधी कहते हैं कि एक आंख के बदले दूसरी आंख नहीं लेनी है, तो वो कुछ सोच कैसा कहते हैं। मेरी बेटी 13 देशों में घूम चुकी है और आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि उन सारे देशों में भारत की पहचान, भारत का कोई एक नाम यदि कोई जानता है तो वह केवल और केवल गांधी है। सारे विश्व में भारत का कोई एक नाम को जानता है तो वह है गांधी। और मैं समझता हूँ कि आज आपके मैं अहमदाबाद में जब गया साबरमती में गांधी आश्रम में, तो वहां पर एक कमरा था। उस कमरे को जब मैंने दिखाया कि भाई ये कमरा गांधी जी के लिए बनाया गया था, लेकिन गांधी जी कभी इस कमरे में नहीं रहे, कभी नहीं गए। तो उनके लिए बनाया गया था आश्रम में वो कमरा, लेकिन वो उस कमरे में कभी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उस कमरे की छत की बीम में लोहे का बीम लगा दिया गया था। और जब गांधी जी ने देखा कि ये लोहे का बीम है, तो बोले कि मेरे देश के 80% लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोहे का बीम अपने घर में लगा सके। तो जब मैं उनकी आवाज बन के बैठा हूं, तो मैं ऐसे कमरे में नहीं रह सकता हूं जिसमें लोहे का बीम हो। मैं उसको, और सोचो सारी उम्र वो लंगोटी पहन करके और दुशाला लेकर के रहे। लेवल समझ में नहीं एक निवेदन मैं आप लोगों से करूं कि आज आप सबके सामने आपके नीरज सर का एक नया व्यक्तित्व सामने आया कि आप लोगों में से किसी को पता नहीं था कि आपके नीरज सर स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हैं। और इस स्वतंत्रता सेनानी परिवार के फिर नीरज सर को एक्चुअली सर नीरज सर के जो दादाजी थे स्वतंत्रता सेनानी श्री शंकर लाल अग्रवाल जी, उनके नाम पर हमारा एक कॉलेज भी है सर। तो कॉलेज भी है और लोगों को पता भी है, और ये उसी परिवार से आते हैं सर। तो वो उनको है बहुत तो सब तुम लोग सरस्वती पूजा मनाओ, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत सुंदर प्रोग्राम। और तुम लोगों ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, और बहुत मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे ब्रांच का ये जो पूरा का पूरा आयोजन हुआ है, मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था। मुझे था कि तुम लोग शायद तैयारी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कैसा तैयारी कर पाओगे। तो मेरी अपेक्षा के अनुसार तुम लोगों ने अच्छा आयोजन किया है और अच्छा हो सकता था।